हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि अभी हम लोग जो है एग्रीकल्चर के बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके थे, जिसमें आपके और कुछ टॉपिक्स जो है बचे हुए हैं। तो आज के जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है आपका छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलें। इसके अंदर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मक्का के बारे में और जौ के बारे में। तो दोस्तों, यह जो आज का जो आपका लेक्चर है वह जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग जो है इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो हम लोगों के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह जो टॉपिक है आप लोगों को जो है बिल्कुल पसंद आएगा, तो फिर आप लोग जो है हमारे चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो से आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक वह है मक्का। मक्के के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फिर दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि मक्का जो है एक ऐसे फसल है जिसको जो है तीनों सीजन में, ठीक है, कौन कौन से तीनों सीजन में, आपका खरीफ फसल के टाइम पे, रबी फसल के टाइम पे और जायद फसल के टाइम पे, तीनों के समय में इसको जो है बोया जा सकता है। ठीक है, और क्या होता है यार, यह जो है मक्का जो है आपका एक जैव ईंधन फसल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसको जो है क्वींस ऑफ क्रिल्स या फसलों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो है एक और उपनाम है जिसको हम लोग जो है अमेरिका की रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं, द बैकबोन ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आपके पास प्रश्न क्या क्या और पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको जो है पूछा जा सकता है कि यहाँ इसका जो प्रमुख उत्पादक देश है वो कौन कौन सा है। तो दोस्तों, इसका जो प्रमुख उत्पादक देश है, ठीक है, इसको बोला जाता है बैकबोन ऑफ अमेरिका। मतलब जो है सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कहाँ पे होगा? अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पे होगा? अमेरिका में। अमेरिका के बाद होता है चीन में, चीन के बाद फिर होता है ब्राजील में, और मक्के के उत्पादन में भारत को जो स्थान है वह जो है 6वें नंबर पर है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद फिर है, अब मैं बात करता हूं भारत में कौन कौन से राज्यों में यह जो फसल है वह उगाया जाता है, मक्के की फसल है वह उगाया जाता है। तो सर्वाधिक जो है यहाँ उगाया जाता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के बाद है फिर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है। ठीक है, मक्के का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो फिर मक्के का वानस्पतिक नाम है जिया मेज। वानस्पतिक नाम जिया मेज। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब इससे रिलेटेड फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह आपका कौन से कुल से बिलोंग करता है, कौन से फैमिली से है। ठीक है, कौन से स्पेसिस से है? तो यह है आपका कुल जो है, यह है आपका ग्रैमिनी। कौन से कुल से है? ग्रैमिनी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न आपको जो है पूछा जा सकता है इसके जो है उत्पत्ति स्थल के बारे में। तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है वह क्या है? इसका उत्पत्ति स्थल है मैक्सिको, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में है। उत्पत्ति स्थल वह है आपका मैक्सिको, जो कि कहाँ है आपका, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसके बाद फिर पूछा जा सकता है इसके गुणसूत्र संख्या के बारे में। तो इसका गुणसूत्र संख्या है, तो इसका गुणसूत्र संख्या कितना है दोस्तों? इसकी जो गुणसूत्र संख्या है वह है 2n डबल बॉन्ड 20। ठीक है, अब इसके बाद फिर अब नेक्स्ट और क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है मक्कों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, मक्के का जो वर्गीकरण है वह जो है 1959 में 1959 में जो है किसके द्वारा किया गया था? किप्पस के द्वारा किया गया था। मक्कों का वर्गीकरण 1959 में किप्पस के द्वारा किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग जो है, जिसके अनुसार मक्के को जो है 7 प्रजातियों में बांटा गया था। मक्कों को जो है 7 प्रजातियों में बांटा गया था, जिसमें सबसे पहला है आपका डेंट कॉर्न प्रजाति, जिसमें सबसे पहला है आपका डेंट कॉर्न, जिसको जो है और एक नाम से जाना जाता है डेंट कॉर्न, जिसको जो है आपका जिया मेज इंडेंटाटा के नाम से जाना जाता है। डेंट कॉर्न को जिया मेज इंडेंटाटा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्लिंट कॉर्न,
नेक्स्ट है आपका फ्लिंट कॉर्न, जिसको आपका जिया मेज इंदुराटा के नाम से जाना जाता है, जिया मेज इंदुराटा, फ्लिंट कॉर्न। सेकंड है आपका फ्लिंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न। उसके बाद फिर जो तीसरा होगा वह जो है आपका होगा पॉपकॉर्न, ठीक है, पॉपकॉर्न, जिसको जो है जिया मेज इवर्टा के नाम से जाना जाता है। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न को किसके नाम से जाना जाता है? जिया मेज इवर्टा के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास में फ्लोर कॉर्न। फ्लोर कॉर्न को जो है जिया मेज इमाइलेसिया के नाम से जाना जाता है। फ्लोर कॉर्न को जिया मेज एमाइलेसिया, ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका फ्लोर कॉर्न, फ्लोर कॉर्न, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट होता है आपके पास में पॉन्ड कॉर्न और स्वीट कॉर्न, पॉन्ड कॉर्न और स्वीट कॉर्न, पॉन्ड कॉर्न और स्वीट कॉर्न, जिसको जो है एक अलग अलग और नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका जो है पॉन्ड कॉर्न को जाना जाता है आपका जिया मेज टूनिकोटा के नाम से, और स्वीट कॉर्न को जाना जाता है जिया मेज रैकेरोटा के नाम से, सॉरी सैकेरोटा के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास में वैक्सी कॉर्न, वैक्सी कॉर्न को जो है जिया मेज सेरेटिना के नाम से जाना जाता है, जिया मेज सेरेटिना के नाम से किसको जाना जाता है? वैक्सी कॉर्न को, वैक्सी कॉर्न, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद फिर अब आपको और नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि मक्के में जो है प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो मक्के में दोस्तों जो प्रोटीन की मात्रा होती है वह होती है सिर्फ और सिर्फ जो है 10%, और सबसे ज्यादा मक्के में जो मात्रा होती है वह है कार्बोहाइड्रेट की, जो कि आपका 80% पाया जाता है। मक्के में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? 80%, ठीक है। और मक्के के प्रोटीन को जो है किस नाम से जाना जाता है? और मक्के की प्रोटीन को जो है जीन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जीन के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि मक्के का जो नर, उसमें देखो मक्के में जो है आपका नर और मादा दोनों पुष्पक्रम जो है पाया जाता है। तो इसका जो है नर पुष्पक्रम को जो है जानते हैं टेसल के नाम से, नर पुष्पक्रम को किसके नाम से जानते हैं? टेसल के नाम से जानते हैं। और वही बात करते हैं हम लोग मादा पुष्पक्रम की, तो मादा पुष्पक्रम को जो है सिल्क के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। मादा पुष्पक्रम को किस नाम से जानते हैं? सिल्क के नाम से। और यह जो है इसका जो पौधा हुआ कौन से प्रकार का पौधा होता है? तो यह जो है C4 टाइप का होता है। कौन से टाइप का? C4 टाइप का पौधा होता है, जो कि आपका एक उभयलिंगाश्री पौधा होता है, उभयलिंगीय श्री पौधा होता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर अब हम लोग बात करते हैं इसके फल की। तो दोस्तों मैं आपको बताया था जितने भी अनाज होता है उसका जो फल की प्रजाति एक ही है, जो कि आपका क्या है? कोरिस्पिस है, ठीक है, कैरिस्पिस है। अब उसके बाद फिर अब हम लोग बात करते हैं इसके अंकुरण प्रतिशत की। तो मक्के का जो बीज में जो है अंकुरण जो सबसे ज्यादा होता है वह होता है 90%। मक्के के बीज में जो अंकुरण होता है वो कितने प्रतिशत होता है? 90% तक जो है, सॉरी 98% तक जो है अंकुरण होता है। मक्के का बीज जो है कितने प्रतिशत तक? 98% तक। अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए जो है एक उपयुक्त तापमान की, उपयुक्त तापमान की। तो मक्के के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है दोस्तों वह होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान कितने की जरूरत है मक्के के लिए? तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए मक्के के लिए जो है वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, या तो जो है मक्के के लिए नॉर्मल आपका जो क्या है अंकुरण के लिए, मक्के के अंकुरण के लिए तापमान है ये, अंकुरण के लिए। और अब हम लोग बात करते हैं इसकी वृद्धि के लिए। तो वृद्धि के लिए कितने तापमान की जरूरत है? तो वृद्धि के लिए दोस्तों 26 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है वह जो है ज्यादा उचित होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके जो है मिट्टी के बारे में। इसके लिए जो है कौन से मिट्टी जो है ज्यादा उपयुक्त है? तो इसके लिए दोस्तों जो है दोमट मृदा जो है सबसे ज्यादा, दोमट मृदा जो है सबसे ज्यादा क्या है? यह जो है उपयुक्त है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बीज दर की, कि इसमें जो है कितने बीज जो है लगाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है यह जो है हेक्टेयर के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो इसका जो संकर किस्म का जो होता है, हाइब्रिड जो होता है, ठीक है। और जो बड़े दाने वाले होते हैं, बड़े दाने वाले जो मक्के होते हैं उसको जो है लगाना पड़ता है हमको 25 kg पर हेक्टेयर। बड़े दाने वाले जो मक्के होते हैं उसको हमको कितना लगाना पड़ता है पर हेक्टेयर?
25 केजी। और वही हम लोग बात करते हैं नॉर्मल दाने की या छोटे दाने की, तो वहां लगाना पड़ता है आपको 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मक्के को जो है कितनी गहराई में बोना चाहिए। तो बुआई करते समय मक्के की जो गहराई होती है वह होती है दोस्तों 5 सेंटीमीटर की। अब बात करते हैं हम लोग जो है मक्के की प्रजातियों के बारे में, भारत में बोए जाने वाली मक्के की प्रजातियों के बारे में। तो भारत में बोए जाने वाली मक्कों की जो प्रमुख प्रजाति है वो कौन कौन सा है? गंगा 1, गंगा 2, गंगा 5। साथ ही साथ जो है संगम, रंजीत, दक्कन, जवाहर, विक्रम, लक्ष्मी, सोना, कंचन, किसान, विजय, अंबर, प्रोटीन, रत्ना, शक्ति, जिसमें आपका शक्ति जो है दो प्रकार का होता है, शक्ति 1 और शक्ति 2। और उसके बाद है फिर आपका तरुण और प्रसाद। ठीक है दोस्तों, यह जो है आपका क्या है, यह प्रताप, यह जो है क्या है, यह मक्के की मुख्य प्रजाति है। एक बार और मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूं, अच्छे से आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि यह जो है आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है निम्न में से मक्के की प्रजाति कौन सा है या निम्न में से मक्के की प्रजाति कौन सा नहीं है। तो देख लीजिए कौन कौन सा होता है, गंगा 1, 2 और 5। ठीक है, गंगा 1, 2 और 5 हो सकता है आपको ऑप्शन में देगा, पूछेगा इसमें से निम्न में से कौन सा जो है मक्के की प्रजाति नहीं है। तो कौन सा नहीं है, गंगा 4 नहीं होता, गंगा 1, 2, 5। उसके बाद है फिर आपका संगम, उसके बाद है रंजीत, रंजीत के बाद होता है फिर दक्कन, दक्कन के बाद होता है फिर जवाहर, जवाहर के बाद होता है विक्रम, विक्रम के बाद लक्ष्मी, सोना, कंचन, किसान, विजय, अंबर, प्रोटीन, रत्ना, शक्ति, शक्ति में आपका 2 है, शक्ति 1 और शक्ति 2, तरुण और प्रताप। इतना जो है क्या होता है, यह जो है आपका मक्के की प्रजाति होती है। अब हम बात करते हैं इसमें जो है मक्के की संकर किस्म के बारे में। मक्के की संकर किस्म कौन कौन सा है? तो फिर दोस्तों मक्के का जो संकर किस्म है वह है आपका गंगा 1, डेक्कन 107, गंगा 1, डेक्कन 107 और 109 हाई स्टार्च। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखते जाइएगा, 109 हाई स्टार्च, साथ ही साथ संगम, यह भी क्या है, यह भी जो है इसके संकर किस्म है। अब हम लोग बात करते हैं इसके संकुल किस्म की। तो इसके संकुल किस्म कौन कौन से? प्रभात और पूसा कंपोजिट, प्रभात, पूसा कंपोजिट, और इसमें आपका पूसा कंपोजिट में 2 है दोस्तों, पूसा कंपोजिट 1, पूसा कंपोजिट 2। साथ ही साथ आपका अंबर, विक्रम, किसान और विजय, यहाँ का क्या है, यह जो है आपके मक्के के संकुल किस्म है। अब इसके बाद फिर अब हम लोग बात करते हैं पॉपकॉर्न किस्म की। ठीक है, तो इसके मक्के के जो पॉपकॉर्न किस्म है वो कौन सा है? अंबर है, VL अंबर, और है आपका पिटॉर्न और पिटार्न पॉपकॉर्न। ये जो है क्या है, यह जो है इसके मक्के के पॉपकॉर्न किस्म है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो है मक्कों के जो है उपज के बारे में। तो फिर मक्के का जो उपज है वह कितना होता है? मक्के का जो उपज है आपका मोस्टली यहाँ पे एवरेज होता है 55 क्विंटल पर हेक्टेयर। कितना होता है? 55 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, और इसमें जो है क्या है, और अब नेक्स्ट प्रश्न आपको जो है पूछा जा सकता है कि मक्के के पौधे में नर एवं मादा निकलन कितने दिन में के अंतराल में होता है? तो फिर यहाँ होता है आपका 6 से 7 दिन में। ठीक है, और असंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त जो है, उपयुक्त मक्के का प्रकार कौन कौन सा है? तो यह है आपका प्रताप संकर मक्का 1। ठीक है, असिंचित क्षेत्र के लिए प्रताप संकर मक्का 1। अब उसके बाद फिर आपका जो है और नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि पत्तियों की ऊपरी एवं निचली दोनों सतह पर पर्णरंध्र किसके पाए जाते हैं? तो वह पाया जाता है आपका मक्के के। मक्का जो है आपका एक ऐसा अनाज है जिसके ऊपरी और निचली दोनों सतह पर क्या पाया जाता है? पर्णरंध्र जो है पाया जाता है। अब दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र की। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र यह दोस्तों आपका स्थित है मैक्सिको में। कहाँ पे स्थित है? मैक्सिको में। अब मक्का से रिलेटेड आपका जो है लास्ट प्रश्न और पूछा जा सकता है मक्कों के रोग से रिलेटेड। तो मक्कों के रोग से रिलेटेड आपको पहला प्रश्न पूछा जा सकता है, मक्के का सफेद कली किसकी कमी से होता है? मक्के में सफेद कली किसकी वजह से होता है? तो मक्के में जो सफेद कली होता है वह जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। और मक्के में होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? यह है आपका पर्ण अंगमारी, जिसको जो है हम लोग जो है लीफ ब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा है? पर्ण अंगमारी, जिसको हम लोग जो है किसके नाम से जानते हैं? लीफ ब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट होता है दोस्तों आपके पास में जो है स्टॉक रूट। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है होता है रोग, वह होता है स्टॉक रूट।
जो कि किसके वजह से होता है, जो कि आपका जो है कवक के वजह से जो है होता है। अब नेक्स्ट जो होता है वह होता है मुजैक। ठीक है, नेक्स्ट जो रोग होता है मक्के में वह जो है मुजैक। इसमें क्या होता है, इसमें जो है मक्के के जो पत्ते हैं वह जो है पीले पड़ने लग जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मुजैक। अब नेक्स्ट है आपका वो है मृदा रोमिल असिका रोग। ठीक है, क्या है, मृदा रोमिल असिका रोग। तो दोस्तों यह जो है आपका मक्के से रिलेटेड पूरे जो आपके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इतना हमने कवर किया। अब हम लोग जो है देखते हैं जौ के बारे में, तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए, फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जौ के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं जौ के बारे में। तो जौ से रिलेटेड आपको क्या क्या प्रश्न पूछा सकता है। सबसे पहला प्रश्न हो सकता है आपका कि जौ का जो उत्पादन है वह जो है कौन से देश में सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों जौ का जो उत्पादन है वह सर्वाधिक जो है रूस में होता है, और रूस जो है एक ऐसे देश है जो जौ का जो है सर्वाधिक निर्यात भी करता है। और रूस को छोड़ के जो है यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, यहाँ पे भी जो है क्या होता है, यहाँ पे भी जो है जौ का उत्पादन जो है बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ भारत में भी जो है इसका उत्पादन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्नों के बारे में, जिसमें आपको पूछा जा सकता है सबसे पहले कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों जौ का जो वानस्पतिक नाम होगा वो क्या होगा, हार्डियम वल्गेयर। ठीक है, इसका जो वानस्पतिक नाम होगा जौ का वो क्या होगा, हार्डियम वल्गेयर वानस्पतिक नाम। हार्डियम वल्गेयर। ठीक है, अब वो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद फिर इसके कुल की। तो जौ का जो कुल है या जौ का जो स्पेसीज है, जौ का जो फैमिली, वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, जौ जो है ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका कुल क्या होगा, इसका कुल जो होगा वह होगा ग्रेमिनी या पोएसी, इस फैमिली से जो है यहाँ बिलोंग करता है दोस्तों। अब जौ से रिलेटेड और तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि जौ का जो उत्पत्ति क्षेत्र है वह क्या है। तो जौ का जो उत्पत्ति क्षेत्र है वह है मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका में जो है एबिसिनिया और इथोपिया में जो है इसका जो है क्या हुआ था, इसका जो है उत्पत्ति हुआ था। कहाँ है इसका उत्पत्ति स्थल, मध्य अफ्रीका। उत्पत्ति स्थल मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका। तो ठीक है दोस्तों, अब मध्य अफ्रीका के साथ साथ यहाँ जो है यूरोप में भी जो है इसकी उत्पत्ति किया गया था। कहाँ पे किया गया था, यूरोप में। देखिए इसका जो है तीन प्रकार होता है। इसको जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो इसको तीन प्रकार से करते हैं, जिसमें आपका जो है पहले दो प्रकार है वह जो है यूरोप में उगाया गया था। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट प्रकार है वह जो है कहाँ पे उगाया गया था, वह जो है आपका मध्य अफ्रीका में उगाया गया था। तो हार्डियम वल्गेयर जो 6 पत्ती वाला होता है, ठीक है, सॉरी 6 पंक्ति वाला, हार्डियम वल्गेयर जो कि 6 पंक्ति वाला होता है, उसका जो है उत्पादन कहाँ पे किया गया था, यूरोप में किया गया था। किसका, हार्डियम वल्गेयर का। ठीक है, हार्डियम वल्गेयर, हार्डियम वल्गेयर कितनी पत्ती होती है इसमें जो है आपका 6 पंक्ति वाला होता है, 6 पंक्ति से होता है। अब उसके बाद फिर जो नेक्स्ट प्रकार है वह है आपका हार्डियम इर्रेगुलर, हार्डियम इर्रेगुलर। ठीक है, यह आपका जो है 2 पंक्ति वाला होता है। ये दोनों का जो उत्पादक देश है वो कौन सा है, यह है आपका यूरोप। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद फिर जो इसका जो तीसरा वर्गीकरण है वह है आपका हार्डियम डिस्टिकॉन, हार्डियम डिस्टिकॉन, हार्डियम डिस्टिकॉन, जिसका उत्पादन कहां हुआ था, जिसका उत्पादन जो है मध्य अफ्रीका में हुआ था। चलिए दोस्तों, ये हो गया इससे रिलेटेड प्रश्न। अब आपको और क्या पूछा जा सकता है, इसके बाद फिर जो है कि इसका जो पौधे का जो किस्म होता है वह कौन से किस्म का होता है। तो इसका जो पौधे का किस्म होता है दोस्तों वह होता है C3। कौन सा होता है, C3, जो क्या होता है, जो कि स्वयं परागित होता है। ठीक है, क्या होता है, स्वयं परागित होता है। कौन सा, C3। अब इसके बात करते हैं अब हम लोग जो है इसके रोपण दूरी के बारे में। तो इसका जो रोपण दूरी होता है वह कितना होता है, इसका जो रोपण दूरी होता है वह होता है 22.5 सेंटीमीटर। कितना होता है,
22.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करते हैं इसकी पृथक्करण दूरी के बारे में। तो इसका जो पृथक्करण दूरी होता है वह कितना होता है, वह होता है 3 मीटर। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो है यह जो है कौन से जलवायु में होने वाला पौधा है। तो यह जो है दोस्तों यह आपका शीतोष्ण जलवायु में होने वाला पौधा है। कौन से जलवायु में, शीतोष्ण जलवायु में, ठीक है। और जब शीतोष्ण जलवायु में होने वाला पौधा है तो उसके लिए जो उपयुक्त तापमान होगा वो क्या क्या होगा, अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अंकुरण के लिए दोस्तों 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद फिर वृद्धि के लिए इसको चाहिए 15 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान चाहिए। और उसके बाद फिर पकने के समय इसका जो तापमान रहना चाहिए वहां का वह रहना चाहिए लगभग जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए उपयुक्त मृदा के बारे में। तो इसके लिए उपयुक्त जो मृदा होता है दोस्तों वह होता है मध्यम दोमट मिट्टी। कौन सा दोमट मिट्टी, मध्यम दोमट मिट्टी, ठीक है। और इसका जो बीज दर है वो कितना होता है, यहाँ होता है आपका 60 से 100 केजी पर हेक्टेयर। कितना होता है, 60 से 100 केजी पर हेक्टेयर। अब हम लोग बात करते हैं वही जो है शुष्क क्षेत्रों के लिए। यहाँ तो हो गया आपका शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए और शुष्क क्षेत्रों के लिए। तो शुष्क क्षेत्रों के लिए यहाँ होता है आपका 120 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो है खरपतवारों के लिए, ठीक है, खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो खरपतवार नियंत्रण में क्या आएगा, चौड़े पत्ती वाले खरपतवार के लिए 2.4 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। कितना होता है, 2.4 केजी पर हेक्टेयर। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद फिर इसके उत्परिवर्तित किस्मों के बारे में, ठीक है। तो इसके जो उत्परिवर्तित किस्मों में से कौन सा है, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भारत में जो सबसे ज्यादा बोया जाता है वह है आपका CN294। कौन सा है, CN294। साथ ही साथ आपका BM4, BM10, BM11 और BM14। और यह जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, यह जो है आपका IARI के द्वारा क्या किया गया था, इसका जो है विकास किया गया था। विकसित किसके द्वारा किया गया था, IARI के द्वारा जो है इसका क्या किया गया था, विकास। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों जो है जौ में भूसे और दाने और भूसे का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। जौ में जो है दाने और भूसे का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो इसमें जो है दाने और भूसे का जो अनुपात होता है वह होता है 1:1.25। कितना होता है, 1:1.25, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जौ से रिलेटेड जो है प्रमुख रोगों के बारे में, ठीक है। तो जौ से रिलेटेड जो है प्रमुख रोग है उसमें से सबसे पहला है आपका जौ का लूज स्मट, ठीक है। सबसे पहला जो है क्या है, जौ का लूज स्मट, ठीक है। इसके जो रोग कारक है वो क्या है, एस्ट्रेलिंगोनियोडा, जो किसके वजह से होता है, जो कि आपका एक कवक है, ठीक है, जो कि क्या है आपका कवक है। जो यह क्या है, जो कि आपका जो है अंतर रोग बेजोड़ होता है, ठीक है, जो क्या है, जो कि आपका एक अंतर रोग है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका वो है जौ का धारीदार रोग। नेक्स्ट रोग कौन सा होता है जौ में, जौ का धारीदार रोग। इसके रोग कारक क्या है, इसके रोग कारक है हेलमिनथोरपेसिस ग्रामिनियम, जो कि क्या है आपका, जो कि आपका यह भी आपका एक कवक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों इसका जो है नेक्स्ट रोग है जौ से रिलेटेड, वह है जौ का आवृत्त कंडवा रोग, ठीक है। जौ का आवृत्त कंडवा रोग, जो कि आपका किसके वजह से है, जो कि आपका जो है कवक के वजह से होता है। और वह जो है कवक का नाम क्या है, एस्टिलिंगो हार्डियाई। कौन सा है, एस्टिलिंगो हार्डियाई। अब जो है लास्ट प्रश्न और पूछा जा सकता है यहाँ पे जौ से रिलेटेड, वह क्या है आपके पास में जौ के उपज के बारे में, कि जौ का जो है उपज कितना होता है। तो दोस्तों जौ का जो उपज होता है वह होता है 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है दोस्तों। तो यह जानकारी आपके जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको दोस्तों आप लोग जो है अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का यह जो लेक्चर है वह जो है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए जो है बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों अब हम लोग जो है मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियोस के साथ में। और दोस्तों तो आप लोग जो है हमारा जो वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को आप लोग जो है लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियोस के साथ में नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।